Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. So guys, स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स पेपर 2017 के डिस्कशन से। और लास्ट लेक्चर में हमने 2018 का ख़त्म किया था, है ना, कि 2018 के एनालिसिस किया था कि क्या क्या कैसे कैसे ट्रिक्स लगते हैं। थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, ये आप आराम से बैठ के पढ़ लेना, पीडीएफ शेयर हो जाएगा, क्या क्या ट्रिक्स हमने डिस्कस करी हैं, है ना। और इस वाली पीडीएफ का भी आपको शेयर हो जाएगा, जो इस वाली पीडीएफ में ट्रिक्स डिस्कस होंगी, तो वो भी आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हम लोग इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जल्दी से पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। पहला क्या है, अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज़ नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ओनली आ गया इसमें, ठीक है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, गलत होना चाहिए, बट हम क्या है उसको थोड़ा और लॉजिक भी लगाते हैं इसमें। क्या है, प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जो एमपी तो होते हैं बट मिनिस्टर नहीं होते, है ना, वो होते हैं प्राइवेट मेंबर। बट ऐसा तो नहीं होता कि नॉमिनेट होता है, प्रेसिडेंट ही इंडिया उसको नॉमिनेट करता है ना, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो ये गलत हो गया वन, ठीक है। दूसरा क्या बोला, रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज़ बीन पास इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री, अगेन एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। पहली बार हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पास हुआ है प्राइवेट मेंबर बिल, ऐसा है क्या? नहीं, कितनी बार पास हो चुका है, 13-14 बिल शायद पास हो चुके हैं, है ना, पहले तो। और रिसेंटली भी बोल रहा है इसमें, ठीक है। रिसेंटली मतलब ये 2017 का पेपर है, तो 2017 में कोई ऐसा चीज़ था ही नहीं, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के ये जो है प्राइवेट मेंबर्स बिल, ये बहुत पहले भी पास हो चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री जो है बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, पहली बार हिस्ट्री में पास हुआ है कोई प्राइवेट मेंबर बिल, ऐसा तो नहीं है ना। तो दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। क्या आंसर हो गया? डी। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम्स इंपॉर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। अब ये मैंने क्यों इंक्लूड किया है इसमें, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो जितने भी जोग्राफी वगैरह के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनसे फंस जाते हैं ऑप्शन से। जैसे ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, नल्लामला है, नगर होल है, सेशलम है, ठीक है। तो आप आगे के पेपर्स देखोगे ना, उसमें भी ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इन ऑप्शंस का ना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अब आप क्या करोगे घर जाके, मतलब आप जब ये लेक्चर देख लोगे तब क्या करना है, ये जितने भी ऑप्शंस हैं, नगर होल, शेषाचलम, नल्लामला, सत्यमंगलम, इन सब में जाके उसके आसपास कौन से स्पीशीज़ हैं, है ना, और कौन सा नेशनल पार्क्स हैं, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सब आप देखो कि शेषाचलम में क्या क्या आता है, नगर होल में क्या क्या आता है, ठीक है, सत्यमंगलम में क्या क्या आता है ना। तो इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का ये मतलब था कि ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर एक्चुअली सत्यमंगलम है, क्योंकि वो ही ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करता है ना, बीच में है उसके, ठीक है। तो ये आंसर है इसका, बट आप जाके ऑप्शंस इसके एनालाइज करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज एब्सेंस ऑफ। अब देखो जितने भी क्वेश्चंस ये पॉलिटी के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं ना, काफ़ी यूपीएससी जो है ना बहुत ही बेसिक्स पे फोकस कर रहा है, क्योंकि लोग ना बेसिक्स नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत आप पढ़ने लगते हैं ना, तो उस वो बेकार चीज़ है। पहले आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़िए, है ना, बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़िए, उनसे अंडरस्टैंडिंग बनाइए पहले, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि ना अभी रिसेंटली भी 2019 में भी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, लिबर्टी से आप क्या समझते हो, ठीक है, इक्वालिटी से आप क्या समझते हो, ठीक है, फ्रैटर्निटी से आप क्या समझते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और इनके ऑप्शंस फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इनके ऑप्शंस जो हैं फिर से एनालिसिस करने का ज़रूरत है। हर एक ऑप्शन को आप एनालिसिस करिए, क्योंकि देखो ये जो अब देखो ये जो ऑप्शंस है, रीस्ट्रेंट, एब्सेंस ऑफ रीस्ट्रेंट, ये लिबर्टी वाले क्वेश्चन में पूछ दिया था, किसमें 2019 के लिबर्टी वाले क्वेश्चन में ये ऑप्शन था कि लिबर्टी क्या होती है, एब्सेंस ऑफ रीस्ट्रेंट है कि नहीं है ना। तो ये सब ऑप्शन आप अगर पढ़ते एनालिसिस करते तो आपको पता चल जाता भाई एब्सेंस ऑफ रीस्ट्रेंट इक्वालिटी नहीं है ना। तो इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी इन द सोसाइटी का क्या इम्प्लीकेशन है कि इक्वालिटी से क्या मतलब है, किसी को कोई कुछ ज़्यादा एक्सेस चीज़ें नहीं मिल रही है ना, सब बराबर है ना, किसी किसी के साथ कोई पॉजिटिव मतलब किसी को कोई एक्सेस प्रिविलेज नहीं मिल रहा है ना, रिच और पुअर एक साथ ट्रीट हो रहे हैं, दैट इज़ इक्वालिटी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिविलेज हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना फ्लोरा इन कॉमर्स। ट्रैफिक के बारे में पूछा गया है। अब अगेन ये जितनी भी बॉडीज़ हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ट्रैफिक हो गया, IUCN हो गया, है ना,
WWF हो गया, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, ट्रैफिक इज़ अ ब्यूरो अंडर UNEP, ऐसा तो कुछ है नहीं, ट्रैफिक पहली बात तो NGO है ना, और ऊपर से ये किसने बनाया था ट्रैफिक, IUCN और WWF ने बनाया था, है ना, उन्होंने बनाया था, तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है ना, कोई फौना फ्लोरा से रिलेटेड है और उसमें प्रिवेंट करेगा उनका ट्रेड ताकि कंजर्वेशन हो पाए, तो ये सही होगा जनरली स्टेटमेंट, तो क्या हो गया, बी आंसर हो गया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडेड टू द DPSPs बाय 42nd अमेंडमेंट, अगेन मैंने ये इसलिए इंक्लूड किया है आपको ये बताने के लिए कि अमेंडमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, 42, 44, ठीक है, 97th, 86th, ठीक है, ये सारे जो हैं अमेंडमेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आए हैं, ठीक है। अब 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या कौन कौन से चेंज आए थे आर्टिकल्स में, एक तो 39A आया था, है ना, और आपका 43A आया था, है ना, 43A आया था, 39A आया था, 48A आया था, है ना, ये भी आया था, तो ये सब आए थे प्रोविजन। अब 39A में क्या था कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन करेंगे, है ना, 43A में ये था आपका क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, और 48A में उससे था वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए था, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही है इनमें से, क्योंकि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तो आर्टिकल 38 में वो इंक्लूड नहीं हुआ था इसमें, है ना, तो ये हट गया। राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ऐसा भी कुछ नहीं था। सिक्योर अ लिविंग एज एंड ह्यूमन कंडीशंस टू वर्क, ऐसा भी कुछ नहीं है इन तीनों में। क्या हो गया, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज किस आर्टिकल में आता है, 43A में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटी ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स, ये क्या बोल रहा है, राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर क्लेम्स ऑफ अ स्टेट, ये स्टेट क्लेम कर सकता है अगेंस्ट द सिटीजन, ऐसा तो कुछ नहीं है, इनफैक्ट उल्टा है, सिटीजन्स को मिले रहते हैं राइट्स, है ना, अगेंस्ट द स्टेट, यही होता है ना, ये तो नहीं है, ये तो गलत है। दूसरा क्या बोला, राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, क्या ये प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस थोड़ी हैं, प्रिविलेज क्या होता है, किसी एक को आप दे रहे हो दूसरे को नहीं दे रहे हो, दैट इज़ अ प्रिविलेज फॉर हिम, राइट, तो राइट्स कोई प्रिविलेज नहीं है, ठीक है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली आप देते हो हर किसी को, ठीक है। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये हो सकता है, बट डी भी पढ़ लेते हैं हम। राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मैनी, ऐसा नहीं है, सारे सिटीजन्स को मिलता है ना, तो ये भी गलत हो गया, आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017, ठीक है। अब ये उस टाइम आया था स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, तो आया था क्वेश्चन, ठीक है, न्यूज़ का है, बट स्टिल हम देखते हैं कि क्या हम अभी इसको सॉल्व कर पाते हैं, मतलब विदाउट विदाउट नोइंग एनीथिंग, क्या हम इसको सॉल्व कर पाते, तो हम पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज़ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ अ कंट्री इनटू स्मार्ट सिटी इन अ डिकेड, नहीं पता, डाउट कैटेगरी में, ठीक है। इट इज़ अ इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशंस फॉर सॉल्विंग द मैनी प्रॉब्लम्स फेस बाय आवर कंट्री, ये हो सकता है, ये नॉर्मल सी स्टेटमेंट है, बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है ना, न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी लाएंगे, है ना, और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नॉर्मल स्टेटमेंट है, सही है ये। तीसरा क्या बोल रहा है, इट इज़ अ प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ कंट्री कम्प्लीटली डिजिटल इन अ डिकेड, अगेन देखो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंप्लीटली डिजिटल बना देंगे हम डिकेड में, ऐसा तो कोई एम नहीं था, है ना, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमें स्मार्ट इंडिया बनाना है, स्मार्ट सिटी बनानी है ना, ये तो डिजिटल इंडिया के अंदर फिर भी हम सोच सकते हैं कि एक बार इनिशिएटिव हो सकता है, बट अगेन स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के अंदर कंप्लीटली हर ट्रांजेक्शन को हम डिजिटल बना देंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना, ये गलत हो गया। अब देखो थर्ड हटाओ आप, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर क्या बचा, बी बचा, ठीक है। हमको पहले पे हमको मालूम भी नहीं था और दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी, तो आप कभी क्या करा करो ना, जैसे ही क्वेश्चन आता है तो पहले ना आप ऑप्शन देख लिया करो, ऑप्शन में देख लिया करो कि किस ऑप्शन को एलिमिनेट करके मेरा आंसर आ सकता है, जैसे मान लो मैंने देखा कि थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट अगर मैं करता हूँ तो मेरा बी आंसर आ सकता है, ठीक है, तो मैं पहले ही थर्ड ऑप्शन पढ़ूंगा, पहले शुरुआत में ही मैं अब देख लूँगा शुरुआत में, अरे ये तो बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये तो गलत ही होगा, ठीक है, तो मैं हटा के बी मार दूंगा। कभी कभार क्या होता है कि ऐसे दो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो 3 है ना, अब यहाँ पे लेट्स से 1 2 3 होता और यहाँ पे 2 and 3 होता, ठीक है, तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कभी कभार क्या होता है, दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे 3 है और मान लो 2 भी 3 बार आ रहा होता है, ठीक है, तो आप पहले क्या करो, कोई एक ले लो, 3 ले लो, 3 स्टेटमेंट को पढ़ो, ठीक है, 3 स्टेटमेंट को पढ़ा, आपको लग गया कि गलत है तो ठीक है, आपको मान लो लग गया सही है, तो फिर आप 2 स्टेटमेंट पे जाओ, 2 को पढ़ो, है ना। जनरली क्या होता है कि यूपीएससी एलिमिनेशन चाहता है आप करो, ठीक है, यूपीएससी वांट्स यू टू एलिमिनेट, तो वो ऐसे ही ऑप्शन सेट करता है कि जिसमें एक ऑप्शन को हटा के आपका आंसर आ सके, या 50-50 एटलीस्ट तो हो ही जाए, है ना,
ये ऑप्शन रहता है। तो आप भी रिवर्स उसको करो, समझ में आ रहा है, रिवर्स जाओ क्वेश्चन पे। 11 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अगेन MPC RBI की चीज़ें है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था RBI की जितनी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये। अब देखो इसमें हम फिर से ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन क्या है, कोई रिपीट हो रहा है नहीं, मतलब 2 और 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो हम पहले से पढ़ते हैं। इट डिसाइड्स द RBI बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो और रिवर्स रेपो डिसाइड करता है ना, सही है ये। अब अगर 1 सही है मेरा, ठीक है, तो अगर मेरा 1 सही है तो A और B ही ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, बस मेरे को 2 ही देखना है। इट इज़ अ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ RBI एंड इज कंस्टिट्यूटेड एवरी ईयर। गलत है ना, ये तो गलत है। अब 12 मेंबर पहली बात तो बॉडी नहीं है, 6 मेंबर की बॉडी होती है, ठीक है, ऊपर से हाँ बस यही है, ये तो गलत ही है। तो अगेन 6 मेंबर बॉडी है, तो ये गलत हो गया, आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। 12वां पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तना, संकीर्तना जो असम में शंकरा देवा ने किया था, है ना, इनिशिएट फाउंड, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो 3 3 बार आ रहा है और 1 3 बार आ रहा है ना, तो हम पहले 1 देखेंगे और फिर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, नॉर्मल है ना, संकीर्तना में यही होता है, डांस और सॉन्ग परफॉर्मेंस होता है, तो 1 तो सही है। अब 3rd पढ़ते हैं। इट इज़ परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, अगेन सही है, लॉर्ड कृष्णा के डीड्स परफॉर्म होते हैं, तो 1 और 3 तो सही है, हमको पता चल गया, ठीक है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, अब इसमें कुछ है नहीं, मतलब 2 भी पढ़ना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो अब 2 पढ़ते हैं। सिम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द परफॉर्मेंस, अगेन एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सट्रीम है। और प्लस देखो जितने भी जनरली जितने भी ये डांस और सॉन्ग वाले परफॉर्मेंस होते हैं ना, उसमें कभी एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता है, हमेशा मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, ढोलक हो रहा है, मृदंगम हो रहा है ना, तो ये ऐसा कभी एक आ जाए कि सिर्फ यही यूज़ होता है, तो जनरली रॉन्ग होगा, ठीक है। और इसमें तो ओनली आई गया वैसे भी, ठीक है, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ओनली वाले ऐसे 90% स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, बट कुछ सही भी होते हैं, ठीक है। तो आज कभी भी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसका 90% प्रोबेबिलिटी होता है कि ओनली वाला जो ऑप्शन है वो गलत होगा, ठीक है, एंड 10% इज अगेन इट कैन बी राइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 and 3। 13 देखते हैं। Who among the following were associated with the introduction of रियोतवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। रियोतवारी सेटलमेंट की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें रियोत होते थे ना, डायरेक्ट पैसे ले लेते थे, ब्रिटिशर्स डायरेक्ट पैसे लेते थे, बीच में ये जो ज़मींदार है उनको हटा दिया था इन्होंने, है ना, वही रियोत होते थे और उनको पैसा डायरेक्ट मिलता था, ठीक है। तो ये रियोतवारी इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये पूछ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस ने किया था, नहीं, कॉर्नवालिस ने तो क्या किया था, ज़मींदारी वाला किया था, ठीक है। तो पहला हटा देता हूँ मैं, पहला हटा दिया, क्या बचा, मुनरो एंड रीड बचा, वही आंसर है इसका, मुनरो एंड रीड, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगेन एलिमिनेशन की टेक्निक से हो गया। 14 देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, पॉल्यूशन को की प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, ठीक है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। व्हाट इज आर एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमिडिएशन टेक्निक, अगेन अ गुड टेक्निक, अ पॉजिटिव टेक्निक, है ना, अनलिमिटेड पोटेंशियल हो सकता है इसका, ठीक है। बायो रेमिडिएशन तो वैसे बहुत ही फेमस चीज़ भी है, इन्वायरमेंट में आप पढ़ते हो तो बायो रेमिडिएशन तो पढ़ते ही हो, ठीक है, जिसमें हम बैक्टीरिया या फंगस इनको यूज़ करके पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जैसे ऑयल स्पिल्स में करते हैं ना, तो वो कंट्रोल करते हैं बायो रेमिडिएशन से। पर हम इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं। अब पहले ऑप्शन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कुछ है क्या एलिमिनेट करने वाला। 3 हो सकता है, 3rd या फिर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट पढ़ेंगे फिर 3rd पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अ पॉल्यूशन बाय इनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन नेचर, सही है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वैसे भी नेचर में होता है, उसको हम और इन्हेंस कर देते हैं ना, सही है। 3rd देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायोरेमिडिएशन, येस, बायोरेमिडिएशन में हम बैक्टीरिया, फंगी और वायरस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी बन सकता है वो, तो 3rd भी सही है। अब 2 पढ़ देते हैं। एनी कंटेमिनेंट विद हैवी मेटल्स सच एज कैडमियम एंड लेड कैन बी रेडिली एंड कम्प्लीटली ट्रीटेड बाय बायोरेमिडिएशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये देखो 2 जो स्टेटमेंट है ना वो काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है 2 कि कोई भी कंटेमिनेंट हो, पहली बात तो कोई भी कंटेमिनेंट हो, ठीक है, जिसमें हैवी मेटल्स हैं जैसे कैडमियम है, लेड है, ठीक है, कैन बी रेडिली एंड कम्प्लीटली, अगेन कम्प्लीटली ट्रीटेड बाय बायोरेमिडिएशन। अगर ऐसा होता कि ये कम्प्लीटली और रेडिली ट्रीट हो रहा होता बायोरेमिडिएशन से, तो बायोरेमिडिएशन कितना फेमस और हर जगह बायोरेमिडिएशन ही ना यूज़ हो रहा होता। पर हर जगह बायोरेमिडिएशन तो यूज़ होता नहीं है, बायोरेमिडिएशन के भी लिमिटेशंस हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कंटेमिनेंट को आप एकदम रेडली और कम्प्लीटली बायोरेमिडिएशन से जो है ट्रीट कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है, लिमिटेशंस होती हैं। कभी टेम्परेचर का लिमिटेशन आ गया, हो सकता है आप वायरस यूज़ कर रहे हो
बायो रेमिडिएशन की टेक्निक में, और हाई टेम्परेचर पे वो वायरस काम नहीं कर रहा है ना, हाई टेम्परेचर पे नहीं काम कर रहा है, तो क्या क्या होगा, बायो रेमिडिएशन काम नहीं करेगा। लिमिटेशंस तो है ना, एट द एंड ऑफ द डे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, है ना। अब मैं ये बोल दूँ कि भाई जो मोल्टन स्टील आता है उसमें से मेरे को एलिमेंट हटाने हैं ये सब कैडमियम लेड, तो मैं वहाँ बायो रेमिडिएशन यूज़ कर लूँ, तो क्या इतने गर्मी में कोई बैक्टीरिया या वो रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। नॉर्मल प्रैक्टिकल सी बात है, ठीक है। तो 2 हो गया गलत, क्या आंसर हो गया, सी हो गया, ठीक है। अगेन लॉजिक वर्कड, है ना। आगे देखते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हम बोलते हैं, पंचायत और ग्राम सभा और अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं, ठीक है, इनके बारे में बात हो रही है। ये बोल रहा है कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फेडरलिज्म को करते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन को करते हैं, या डायरेक्ट डेमोक्रेसी को करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये PRIs और ULBs का ओरिजिनेशन पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ कमेटीज़ आई थी, है ना। अशोक मेहता कमेटी थी, है ना, LM सिंघवी कमेटी थी, ठीक है, और उसके बाद एंड में 2-3 कमेटीज़ थी, है ना। तो ये इन्होंने क्या बोला कि क्यों ज़रूरी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना था, ठीक है। डेमोक्रेसी रूट तक पहुँचे इंडिया के, समझ में आ रहा है, रूट्स कहाँ पे हैं, रूट्स हमारे गांव में हैं। गांव में क्या होता है, पंचायत होती हैं, ठीक है। गांव और जो बॉटम डाउन्स हैं वहाँ तक डेमोक्रेसी को पहुँचना है। ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे ऊपर से डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, राइट। इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि रूट लेवल डेमोक्रेसी को अपलिफ्ट करा जा सके या बढ़ा सके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेसी को रूट तक पहुँचाने के लिए जो चीज़ थी वो थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, है ना, ये आपका कंसेप्ट टेस्ट कर रहा है बस इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन। क्या बोल रहा है, DPSP जो है वो किन पे लिमिटेशंस लगाता है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स आर वेरी नेगेटिव, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स प्रोहिबिट द स्टेट, है ना, प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट्स लगाते हैं, DPSP नहीं लगाते हैं। DPSP तो इनफैक्ट दे एनकरेज द स्टेट टू डू समथिंग, दीज आर पॉजिटिव थिंग्स, दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, है ना। ये बोलते हैं कि स्टेट को ऐसे करना चाहिए, स्टेट को इक्वल पे और इक्वल वर्क इंश्योर करना चाहिए, स्टेट को फॉरेस्ट क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना चाहिए, पार्टिसिपेशन इंश्योर करना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब एनेबलिंग प्रोविजंस हैं। ये कोई लिमिटेशन सेट नहीं करता है स्टेट पे, ठीक है। तो ये तो आपस में ही जो ये क्वेश्चन ही है ना, वही गलत है कि DPSP लिमिटेशन तो सेट करता ही नहीं है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। DPSP कोई लिमिटेशंस नहीं है, दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा अगेन, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी उसमें, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एट वन ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया, इफ़ यू स्टैंड ऑन द सी शोर एंड वॉच द सी, you will find that the sea water recedes from the shoreline a few kilometers and comes back to the shore twice a day, and you can actually walk on the seashore when the water recedes. This unique phenomenon is seen at. अब देखो ये बोल रहा है कि ये यूनिक फिनोमेना कहाँ का है। अभी उस टाइम न्यूज़ में रहा होगा, तो तो उस टाइम का क्वेश्चन है, बट ये काफ़ी आर्ब्रेड क्वेश्चन है। इसमें तो आप क्या लॉजिक लगाओगे, आप ये लगा सकते हो कि हाँ भाई कोई कोस्टल रीजन होगा, तो कोस्टल रीजन में आपका चंदीपुर है ना, चंदीपुर एक है कोस्टल रीजन। बाकी तो मैंने सुना नहीं भीमुपट्टनम कहाँ पर है। तो ये जो है आप उससे ही कर सकते हो, करंट अफेयर की नॉलेज है ना। अच्छा ओके, चंदीपुर ऑन सी एंड गोलपुर ऑन सी आर फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन पास्ट पेपर्स ऑफ UPSC। अब देखो ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया इसने, पिछले पेपर्स में ये ऑप्शन में होगा चंदीपुर और ये सब, तो उन्होंने यहाँ से क्वेश्चन बना दिया, समझ लो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप घर जाके क्या करोगे, भावनगर, भीमुपट्टनम और नागापट्टिनम का भी लोकेशन देखोगे कहाँ पर है, और कोई चीज़ अगर इनकी फेमस है तो, ठीक है। 20-25 नंबर आपके ना पुराने प्रीवियस ईयर्स जो ऑप्शन है ना उसको एनालाइज करके ही आ जाएंगे, ठीक है। तो वो जो 80 से 100 वाला पार लगाने वाली चीज़ होती है ना, वो इसी से ही आती है। जो अच्छे से एनालाइज करके जाता है वो कर लेता है, जो नहीं जाता है वो नहीं करता है। विद रेफरेंस टू प्रोहिबिशंस ऑफ बिनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट आया था ना, उस पर क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अब इसमें फिर से देख लेते हैं, कोई है ऐसा नहीं, सारे बराबर हैं। A property transaction is not treated as a benami transaction if the owner of the property is not aware of the transaction। ये तो सरासर गलत है,
इसी को सॉल्व करने के लिए तो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट आया था कि लोग क्या कर रहे थे, लोग भाई जो ज़मीन है वो किसी घर वाले के नाम पे, किसी नौकर के नाम पे कर दे रहे थे, है ना, और एसेट ओन करते जा रहे थे और बोलते हमको तो पता ही नहीं है, ये ट्रांजेक्शन तो इसके अकाउंट से हुआ है। तो तो इसके लिए क्या हुआ कि ये लोग ये वाला लाए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बकवास है कि आपकी नॉलेज से नहीं हुआ है, ठीक है, आपकी नॉलेज से ही हुआ है अगर हुआ है तो पहला गलत हो गया, ये हट गया। तो थर्ड देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 अथॉरिटीज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड एनी अपीलेट मैकेनिज्म। अब देखो क्या बोल रहा है, इसके लिए कोई अपीलेट मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, तो ये तो बकवास ही बात है। किसी कोई भी बॉडी अगर होती है, ठीक है, उसका अपीलेट तो होता ही है, क्योंकि अगर आपका अपीलेट मैकेनिज्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी ना। तो आप तो किसी को कितना एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हो, मतलब आपको मान लो किसी का फेम डाउन करना है, मैं आपको बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट के अंदर बुक कर दूंगा कि भाई आपके नाम से, है ना, ये ज़मीन मैनेज हो रही है, और वो बेचारा कहाँ फिर अपील करेगा, कहीं तो होना चाहिए ना अपील का, नहीं तो ऐसे तो फर्जी चार्ज लग जाएगा इसके ऊपर। तो ऐसा तो नहीं होता कि किसी चीज़ का अपीलेट बॉडी नहीं होता, हर चीज़ का अपीलेट बॉडी होता है, ठीक है। तो ये हो गया गलत, ये गलत हो गया, तो क्या आंसर हो गया बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू सम रीजंस इफ देयर इज़ अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंस और कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अगर बटरफ्लाई की जो पॉपुलेशन है वो अगर डिक्रीज़ हो गई, ठीक है, तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो देखते हैं क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। बटरफ्लाई अगर स्पीशीज़ कम हो गई तो फूड चेन ख़राब हो गई, तो जितने भी जितने भी चीज़ें बटरफ्लाई के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो सारी ख़राब हो जाएंगी, है ना। तो बटरफ्लाई पॉलिनेशन करती है ना, प्लांट्स का, येस इट कुड बी एडवर्सली इफेक्टिव, पॉलिनेशन नहीं होगा अगर बटरफ्लाई की स्पीशीज़ ड्रास्टिकली डाउन हो गई, तो पहला सही है। ओके, अगेन थर्ड देख लेते हैं फिर। इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज़ ऑफ वास्ट स्पाइडर्स एंड बर्ड्स। ओके, ये क्यों सही है, कैसे कैसे हो सकता है ये सही, कि भाई देखो स्पाइडर्स स्पाइडर बर्ड्स और वास्प हैं वो किसको खाती हैं, वो बटरफ्लाइज को खाती हैं ना। ये जाले लगे रहते हैं मकड़ी के, उसमें अगर कोई बटरफ्लाई फंस जाता है तो स्पाइडर खाती है उसको, है ना, बर्ड्स भी खाती हैं बटरफ्लाइज को। तो अगर बटरफ्लाई चलेगी तो एक किसको खाएंगी फिर, है ना, इनका फूड चेन डिस्टर्ब होगा। तो इट कुड, इसमें लिखा है इट कुड, अगर इसमें ऐसे लिखा होता इट विल डेफिनेटली लीड तो गलत हो जाता अगेन, ठीक है। इसमें लिखा है इट कुड, हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है, बट ऐसा बोलता है कि हाँ इट विल डेफिनेटली लीड टू द डिक्रीज या फिर ऐसा कुछ, तो गलत हो जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि वो एक्सट्रीम हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड सही है हमारा, पहला सही है हमारा, ठीक है। अब सेकंड में देख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज, ठीक है, इन फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। क्या बोल रहा है, ड्रास्टिक इंक्रीज, ड्रास्टिक इंक्रीज होगा क्या कोई चीज़ में, अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, ड्रास्टिक इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी गलत है, ठीक है, ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। क्या हो गया आंसर इसका, सी हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।